कल हमने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ दूसरी पारी में भी बड़े बड़े चैलेंज पर बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को वो कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफी पर ही अड़ंगा लगाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। आज हम ज्ञानवापी मस्जिद का दूसरा चैप्टर खोलने जा रहे हैं और हम दावे से कह सकते हैं कि यह सबसे विस्तृत चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ऐसी जानकारियां जो आपने इससे पहले न देखी होंगी न सुनी होंगी। जो लोग वाराणसी नहीं गए उन्हें भी समझना चाहिए कि विवाद क्या है। बहुत सारे लोग बनारस नहीं गए, सुनते हैं काशी विश्वनाथ मस्जिद, मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। असल में इस परिसर को लेकर विवाद है, जिसमें एक तरफ काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ यह ज्ञानवापी मस्जिद है, और दोनों बिल्कुल आसपास हैं। इस ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब के जमाने में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। यह हिंदू पक्ष का दावा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ही पुराना और प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर है, शिवलिंग है। यह हिंदू पक्ष दावा करता है। अब इस दावे की कहानी क्या है, क्या ऐसी बातें हैं जिससे उनको ऐसा लगता है कि यही मंदिर था जहां पर मस्जिद बन गया, आज इसके बारे में बात करूंगा। ज्ञानवापी के बारे में मान्यता क्या है। आप ये शब्द सुन रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद। ये ज्ञानवापी क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है, पहले आपको तो ये समझाता हूं। पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति इस तरह से हुई थी कि जब धरती पर गंगा नहीं थी और इंसान पानी के लिए बूंद बूंद तरसता था, तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा, और जहां से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। तो पहली बात जो लोगों के मन में आती है और सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि इस देश में एक मस्जिद है जिसका नाम कहा जाता है कि यह ज्ञानवापी मस्जिद है। अब लोग ये पूछते हैं, जो हम रिसर्च कर रहे थे उसमें इस ज्ञानवापी का जो उदय है, जो चर्चा है, जो अभी मैंने आपको बताया कि ज्ञानवापी का मतलब क्या है, वो जो है हिंदुओं के पुराण में मिलता है, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो फिर ये मस्जिद के साथ कैसे जुड़ गया नाम? पहला प्रश्न तो लोगों के मन में ये आएगा, क्योंकि वापी का मतलब होता है तालाब। ये जो आप ज्ञानवापी देख रहे हैं इसमें दो हिस्से हैं, एक ज्ञान हो गया, ज्ञान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और इस वापी का मतलब होता है तालाब, यानी ज्ञान का तालाब। ज्ञान का तालाब। काशी की 6 वापियों का जिक्र है, पुराणों में भी इसका जिक्र हुआ है। इसलिए मैंने कहा ना कि लोगों के मन में पहला प्रश्न आता है कि जिस चीज का जिक्र पुराणों में हो रहा है वो मस्जिद के नाम के साथ कैसे जुड़ गया। काशी में 6 वापियां, पुराणों में जिक्र। कौन कौन सी वापी? ज्येष्ठा वापी, जो कहा जाता है कि काशीपुरा में थी, अब लुप्त हो गई। फिर है ज्ञानवापी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में है। करकोटक वापी, जो नागकुआं के नाम से प्रसिद्ध है। भद्रवापी, जो भद्रकूप मोहल्ले में है। शंखचूड़ा वापी, जो लुप्त हो गई, और सिद्ध वापी, जो बाबू बाजार में है और अब लुप्त हो गई है। ये 6 वापियां यानी तालाब, इनका जिक्र पुराणों में मिलता है। इन्हीं में से एक है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी का जिक्र पुराणों में कैसे है, जरा इसको सुनिए। 18 पुराणों में एक लिंग पुराण में कहा गया है कि देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यास्त बोधकम पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। ये उसके शब्द बता रहा हूं जो पुराण में लिखा है। इसका मतलब है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी यानी तालाब है, उसका पानी पीने से मुक्ति मिलती है, यानी हिंदुओं से जुड़ी हुई बात है। फिर मस्जिद से नाम कैसे जुड़ गया? फिर स्कंद पुराण, इसमें कहा गया है कि उपास्य संध्याम ज्ञानोदय यत पापम काल लोपजम क्षणेण तद पाकृत्य ज्ञानवान जायते नरः। इसका मतलब है कि इसके जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है, इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है और पाप से मुक्ति मिलती है। यह भी पुराण में है, यह भी हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, तो मस्जिद के साथ नाम कैसे जुड़ गया?
प्रश्न लोगों के मन में आएगा। फिर है स्कंद पुराण, उसमें कहा गया है कि योष्ट मूर्तिर् महादेव पुराणे परिपठ्यते तस्याशाम्बुमयी मूर्तिर् ज्ञानदा ज्ञानवापिका, यानी ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। एक और पुराण जो पता नहीं कितने सदियों पहले लिखे गए, उसमें भी भगवान शिव का स्वरूप बताया गया ज्ञानवापी को। तो सारे पुराण कह रहे हैं ज्ञानवापी हिंदुओं से जुड़ा है, लेकिन आज के 2022 में आप खड़े होकर सुनते हैं मस्जिद का नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। कैसे भाई? मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के पहले काशी को अविमुक्त और भगवान शिव को अविमुक्तेश्वर कहा जाता था। काशी में अविमुक्तेश्वर के स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा होती थी, जिसे आदिलिंग कहा जाता था। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों ने काशी के मंदिरों को कई बार नष्ट किया। मसलन, अभी आपको पूरा इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि आपको एकदम डिटेल में जानकारी रहे कि काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे बना, कब बना, कैसे टूटा और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद तक की कहानी कैसे है। तो पहले ज्ञानवापी का उदय बता दिया। सारे पुराणों में कोई दिखा दे, किसी और धर्म की किताबों में लिखा मिला हो तो फिर बात आगे बढ़े। अब आपको बता रहा हूं काशी विश्वनाथ के या उस जमाने में जो मंदिर तोड़े गए। 1193 में पृथ्वीराज चौहान को हराने और 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी जो आया था, उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को बनारस विजय के लिए भेजा कि जाओ बनारस को जीतो। कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में बनारस में 1000 से अधिक मंदिर तोड़े गए और मंदिरों की संपत्ति कहा जाता है कि 1400 ऊंटों पर लादकर मोहम्मद गौरी को भेज दी गई। भाई बनारस में जो कंकड़ शंकर हैं कहा जाता, वो ऐसे नहीं कहा जा सकता। कितने मंदिर तोड़ दिए गए। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बनाकर मोहम्मद गौरी अपने देश वापस चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में शासन के लिए 1197 में एक अधिकारी नियुक्त किया। बनारस में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन ने बड़ी कड़ाई के साथ मूर्ति पूजा हटाने की पूरी कोशिश की। इसका नतीजा यह हुआ कि टूटे हुए मंदिर वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहे, क्योंकि इन्होंने ऐसा तोड़ा और ऐसा इनका राज चलता था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उस मंदिर को फिर से बनाए। लेकिन अंत तो सबका होता है। 1296 आते आते बनारस के मंदिर फिर से बन गए और फिर से काशी की शोभा बढ़ाने लगे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय वो भी आक्रांता आया, उसने भी बनारस के मंदिर फिर से तोड़ दिए। फिर 14वीं सदी में तुगलक शासकों के दौर में जौनपुर और बनारस में कई मस्जिदों का निर्माण किया। ये सभी मस्जिदें मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई थी कहा जाता है। 14वीं सदी में ही जौनपुर में शर्की सुल्तानों का राज स्थापित हुआ, जिसने पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया। यहां से काशी विश्वनाथ की एंट्री। फिर 15वीं सदी में सिकंदर लोदी के जमाने में बनारस के सभी मंदिरों को फिर तोड़ा गया। आप सोचिए, इस देश की जो हिंदुओं की आत्मा है मंदिर, उनके साथ इन आक्रांताओं ने क्या नहीं किया। मतलब किसी तरीके से ये पूरा ध्वस्त कर दो। बार बार आते थे और मंदिर तोड़ते थे। हिंदू हताश हो गए और सालों तक मंदिर खंडर ही बने रहे। फिर आई 16वीं सदी। अकबर के जमाने में उसके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने अपने गुरु पंडित नारायण भट्ट के आग्रह पर 1585 में विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर। टोडरमल ने दोबारा विधि पूर्वक विश्वनाथ मंदिर की स्थापना ज्ञानवापी क्षेत्र में की। ज्ञानवापी के बारे में अभी आपको बताया था। इसी जमाने में जयपुर के राजा मान सिंह ने बनारस में बिंदु माधव का मंदिर बनवाया, लेकिन दोनों भव्य मंदिरों को औरंगजेब के जमाने में फिर से तोड़ दिया गया। मंदिर बनते थे और तोड़ दिए जाते थे। सन 1669 में औरंगजेब ने बनारस के सभी मंदिर तोड़ने का फरमान दे दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के फरमान के बाद बनारस में 4 मस्जिदें बनवाई थी, जिसमें से 3 उस वक्त के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनी थी, यह कहा जाता है। इसमें विश्वेश्वर के मंदिर की जगह पर जो मस्जिद बनी उसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, यह दावा है लोगों का।
दूसरा दावा यह है कि धरहरा मस्जिद, जिसके बारे में दावा है कि वो बिंदु माधव मंदिर की जगह बनाई गई। फिर आलमगीर मस्जिद, जिसके बारे में दावा है कि वो कृति वासेश्वर के मंदिर की जगह बनाई गई। ये लोग दावा करते हैं कि ये वो मंदिर थे जिन पर तोड़कर औरंगजेब ने अपने जमाने में मस्जिदों की स्थापना की, और इसका पूरा इतिहास है। काशी विश्वनाथ मंदिर का 16वीं सदी का पुराना नक्शा आज आपको दिखाने वाला हूं। उस समय नक्शे में कहीं भी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं था। 16वीं सदी का यह नक्शा आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं। विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनवाया था, जो मैंने आपको बताया। यह नक्शा उस समय बने मंदिर का है, जो आपको दिखा रहा हूं। बीच में जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यह ज्योतिर्लिंग दिख रहा है। नक्शे को 1820 से 1830 के बीच ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने तैयार किया था। अब इस नक्शे को मैं आपको जरा गौर से दिखाना चाहता हूं। जरा इस नक्शे को देखिए, जो उस वक्त अंग्रेज अधिकारी प्रिंसेप ने तैयार किया था, और यह वो नक्शा है। अब अगर इस नक्शे को आप देखेंगे तो आपको कहानी बहुत हद तक समझ में आएगी। यह 16वीं सदी का नक्शा है, और इस नक्शे को फिर 18वीं सदी में 1820 से 1830 के बीच ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने तैयार किया। ये जो आप देख रहे हैं नक्शा, इसमें अगर आप देखेंगे, अभी पहले पीछे कीजिए नक्शा। हाँ, ये वो नक्शा है। इसको अगर आप देखेंगे, इसमें आपको नजर आएगा, ये बीच का जो हिस्सा है ये शिवलिंग है। ठीक है, ये शिवलिंग है, और इस मैप में 1820-1830 का बता रहा हूं, अंग्रेज अधिकारी ने बनवाया था। ये इस तरफ जो है, यहां पर कहा जाता है ताड़केश्वर मंदिर है। ये यहां पर कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद की मीनारें हैं। ये गणेश मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भैरव मंदिर है। ये शिव मंदिर है। ये मनकेश्वर मंदिर है। ये द्वारपाल बताए जाते हैं, और ये बीच में शिवलिंग देख रहे हैं। अब मैं कहूंगा, ये तो हमने आपको थोड़ा क्लियर दिखे इसलिए ग्राफिक्स के जरिए इसको दिखाया। अब इसका ओरिजिनल मैप जो था, जरा उसको स्क्रीन पर डालिए, जो उस वक्त बना होगा, उस वक्त की जो तस्वीर है। तो आपको दिखाता हूं, जरा इसको देखिए, आप स्क्रीन पर डालिए। वो मैप जो है वो दिखता है, ये वो मैप है। इस पूरे मैप में कहीं मस्जिद का जिक्र नहीं है। तो अब मुझे यह बताइए, 1820-1830 में जो आदमी वहां पर बना रहा था ये नक्शा, और 16वीं सदी का बताया जाता है, तो मुझे यह बताइए कि फिर ये कहां चला गया। आपको ये तस्वीर जो दिखा रहा हूं, इसको देखिए आप जरा, ये मैप यहां पे डालिए। ये वो मैप है, और ये 16वीं सदी का मैप बताया जाता है। तो इसमें कहीं भी जो अगर आप देखेंगे, इसमें बीच में शिवलिंग दिखता है, और कहीं भी आपको मस्जिद का जिक्र नहीं है। हर जगह मंदिर बताया हुआ है। और इस नक्शे के मुताबिक मंदिर प्रांगण के चारों कोनों पर तारकेश्वर, मनकेश्वर, गणेश और भैरव मंदिर दिख रहे हैं। बीच का हिस्सा गर्भगृह है, जहां शिवलिंग स्थापित है, और उसके दोनों तरफ शिव मंदिर भी दिखते हैं। ये दोनों तरफ आप जो देख रहे हैं, ये शिव मंदिर है, यहां पे और यहां पे, और ये आपको गर्भगृह दिख रहा है, जहां पर शिव की शिवलिंग है। ये पूरा मैप आपको दिखा रहा हूं। मुख्य गेट भी आपको दिखता है यहां पर, जिसको द्वारपाल कहा गया है। तो ये पूरा मैप, कहीं इसमें मस्जिद का जिक्र नहीं है। कैसे? ये लोगों के मन में प्रश्न आएगा, इस मैप में मस्जिद कहां चली गई। काशी विश्वनाथ का पुराना नक्शा बनाने वाले जेम्स प्रिंसेप के बारे में बताऊं, उससे पहले जरा ये डालिए। अब इस मैप को आप देखेंगे, इस मैप में आप देखिए, ये जो आप लाल हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये लाल, इसके बारे में कहा जाता है कि ये आज की मस्जिद की बाउंड्री है, या उसका अपना एरिया है। ये मस्जिद की जगह है। पुराने मैप में यहां आपको शिवलिंग दिखाया जा रहा है। अब ये शिवलिंग अगर आज की तारीख में आप जाइएगा तो मस्जिद परिसर के अंदर दिखता है। अब आपको यहां एक नंदी भी दिख रहे हैं। इनकी कहानी अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये नंदी जो है वो इस तरफ देख रहे हैं, और ये मस्जिद का परिसर दिख रहा है।
और यहां पर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जिनको मैं एरो करके दिखा रहा हूं, इसको जरा जूम करके दिखाइए। ये आपका आज का काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ जो आज आप देखते हैं वो यहां पर है नीचे साइड, और ये आपको मस्जिद का हिस्सा दिखा रहा हूं, मस्जिद परिसर दिखा रहा हूं, ये मस्जिद परिसर। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पहले अब आप समझिए कि भाई ये किसका मैप है जिसको हम सुन लें और समझ लें, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जेम्स प्रिंसेप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी के तौर पर भर्ती हुए थे। जेम्स प्रिंसेप 1820 में बनारस आए, यहां उन्होंने कई काम करवाए। 1822 में बनारस का पहला वैज्ञानिक नक्शा जेम्स प्रिंसेप ने ही बनवाया था। जेम्स प्रिंसेप ने बनारस की एक पिक्चर बुक भी तैयार की थी, उसी की तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रहा हूं। यह 18वीं सदी का बनारस है। जेम्स प्रिंसेप पहले अंग्रेज थे जिन्हें सम्राट अशोक के समय की ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में लिखी गई लिपियों को पढ़ने में सफलता मिली थी। बनारस की पहली जनगणना भी जेम्स प्रिंसेप ने ही करवाई थी। अब आप ये तस्वीरें देखिए, इनमें जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसमें आपको उस जमाने में कैसे वहां क्या व्यवस्था थी, किस तरीके से मंदिर ही मंदिर नजर आते हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में भी कहीं मस्जिद नजर नहीं आती। कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें एक खास बात यह है कि जो नंदी स्थापित है वो अगर आप देखेंगे, जो मैं आपको दिखा रहा था, इसको देखिए आप। ये अपने आप में बड़े कमाल की तस्वीर है जो कुछ और प्रश्न खड़े करती है। ये आप नंदी जी की तस्वीर देख रहे हैं और काशी विश्वनाथ कहां है, इनके पीछे है। ये देख रहे हैं आप, ये काशी विश्वनाथ है। जरा जूम वाले में दिखाइए। अब आप देखिए कि पुराने मैप के हिसाब से दावा यह किया जाता है कि भाई शिवलिंग यहां है, और ये जो आप लाल एरिया देख रहे हैं, इसके इस तरफ पूरे मस्जिद का एरिया है। तो अब लोगों के मन में प्रश्न यह है कि मंदिर इधर है काशी विश्वनाथ, और गौरी जी जो हैं, नंदी जी जो है, माफ कीजिएगा, वो मस्जिद की तरफ देख रही हैं। ये नंदी जी मस्जिद की तरफ कैसे देख रहे हैं? आपने आज तक कभी भी पूजा पाठ किया हो तो देखा होगा कि नंदी जी जो है हमेशा शिवलिंग की तरफ देखते हैं। ये पहली ऐसी स्थापना दिखती है जिसमें मंदिर यहां है और नंदी जी उधर देख रहे हैं। और इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। एक और तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर देखिए। ये भी आपको केदारनाथ की दिखा रहा हूं। ये दूसरे एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं जहां आपको मंदिर दिख रहा है और नंदी जी जो है वो शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं। एक और उदाहरण देखिए। ये तो सर्वविदित है कि नंदी जी हमेशा शिवलिंग की तरफ देखते हैं। यही एक अजीब सी परंपरा दिखती है। ये देखिए एक और एग्जाम्पल, सामने शिव जी हैं, इधर नंदी जी हैं। यहां पर एक लौती ऐसी जगह दिखती है जहां नंदी जी जो है वो पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है और इधर देख रहे हैं। अब लोग पूछते हैं ये कैसे है भाई, मैप के हिसाब। ये तस्वीर अभी वाली है, ये बनारस की तस्वीर है। इसमें देखिए नंदी जी आपको दिख रहे हैं और मंदिर जो है वो पीछे दिख रहा है। दिख रहा है ना, पीछे मंदिर और नंदी जी इधर देख रहे हैं। इसीलिए लोग पूछते हैं कि भाई जो मैप कह रहा है कि उधर शिवलिंग था और जिधर अब मस्जिद का परिसर दिखता है उधर क्यों नंदी जी देख रहे हैं? इसलिए लोग सवाल उठाते हैं। और ये सवाल उठा रहा हूं कि कोर्ट भी देखे, इतिहास के पन्नों को खंगालने पर क्या मिलता है वो रख रहा हूं, दावे क्या किए गए हैं वो बता रहा हूं, क्यों लोग सर्वे की मांग करते हैं ये आपको बता रहा हूं। और ये सब अदालत को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, सच क्या है ये पता करना चाहिए। धमकी से क्या होगा, लोगों के मन में प्रश्न क्यों आ रहा है ये आपको बता रहा हूं। परम सत्य नहीं बता रहा हूं कि यही ही है ही, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं सर्वे करा लीजिए। अगर इतनी चीजें कुछ कुछ मिल रही हैं तभी तो लोग सवाल उठा रहे हैं ना। एक बार में हमेशा के लिए मामला खत्म हो जाएगा। दावा यह भी किया जाता है कि औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ने के बाद वहीं पर मस्जिद बनाने का फरमान दिया था तो मंदिर के गर्भगृह को ही मस्जिद का मुख्य कक्ष बनाने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के अनुसार ही पश्चिम के दोनों छोटे मंदिर और श्रृंगार मंडप तोड़ दिए गए और गर्भगृह का मुख्य द्वार जो पश्चिम की तरफ था उसे चुन दिया गया, ये लोग दावा करते हैं। ऐश्वर्य मंडप और मुक्ति मंडप के पश्चिमी द्वार बंद कर दिए गए और मंदिर का यही भाग मस्जिद की पश्चिमी दीवार बन गया।
मंदिर की इस दीवार को ज्यों की त्यों टूटी फूटी स्थिति में इसलिए छोड़ दिया गया, जिससे ये लोग दावा करते हैं औरंगजेब ये चाहता था कि हिंदू समाज को नीचा महसूस हो, क्योंकि वो था ही वैसा औरंगजेब, मंदिर तोड़ो, सब तहस नहस कर दो। ये आपको वो दिखा रहा हूं, पीछे मस्जिद दिख रही है, इधर मंदिर की दीवारें दिखती है। ये आप तस्वीर देखिए जो आपको दिखा रहा हूं, ये वाली तस्वीर, आपको मस्जिद दिख रही है और क्लियरली आपको सामने की जो दीवार दिखती है जो टूटी फूटी है, वो ऐसा लगता है किसी जो कलाकृतियां बनी है, जो नक्काशी है, उससे लगता है कि मंदिर, क्योंकि आप देखिए पूरी मस्जिद में वैसी नक्काशी नहीं है जैसे इधर दिख रही। मैं ये तस्वीर अगर आप इधर डालिएगा तो आपको जो बता रहा हूं वो समझ में आएगा कि क्या लोग पूछते हैं कि ये वो तस्वीर है जिसमें अगर आप देखेंगे कि यहां मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद, और ये जो दीवार का हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इस दीवार को देखिए, यहां जो नक्काशी है और इस मस्जिद की दीवार को मैच कीजिए। कोई आपको मैच लग रहा है कि ये जो हिस्सा है ये कैसा बना हुआ है और ये हिस्सा कैसा बना हुआ है? दोनों में कोई समानता है? और लोग ये भी पूछेंगे कि थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहां मंदिर था जो औरंगजेब ने तोड़वा दिया, ऐसी क्या पड़ी उसको कि इतना चिपका के उसने मस्जिद बना दिया? यहां अगर मंदिर रहा होगा तो ऐसा क्या उसकी मजबूरी थी? भाई उस जमाने में इतना कंजेस्टेड तो नहीं रहा होगा, कोई और जगह भी रही होगी, तो इतना सटा के कि ये मंदिर की दीवार जो है वो मस्जिद की एक दीवार बन जाए, ऐसा उसने क्यों किया? ये लोग प्रश्न पूछेंगे। तो यही तो वो बात हो रही है। कई ऐसी बातें हैं जो मन में प्रश्न खड़े करती हैं। कहा जाता है कि जो मंदिर तोड़ा गया उसके मलबे को भी वहीं पर पड़े रहने दिया गया, दीवारें आज भी वैसी है, और मस्जिद की पूर्व की दालान, ज्ञान मंडप और उसके उत्तर दक्षिण के छोटे मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। उसके सामने का मैदान 15वीं सदी के मंदिर के ज्ञान मंडप और परिक्रमा पथ को पाट कर बना था। जमीन के इस पटे हुए हिस्से में दक्षिण का आधा हिस्सा आज भी हिंदुओं के अधिकार में है। तो ये लोगों के दावे हैं। ज्ञानवापी कुंड का जिक्र पंचकोसी परिक्रमा में भी है, सब इत्तेफाक है। अब मैं आपको जरा जो तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देखिए। यह भी अपने आप में बहुत कमाल की तस्वीर है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने कहा था ना, इससे डिटेल चैप्टर आपको इस पर नहीं मिलेगा। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां आप देखिए, यह आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है, और यह भी बहुत पुरानी आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ज्ञानवापी कुंड का जिक्र पंचकोसी परिक्रमा में भी है, और मध्यकाल की पुरानी कलाकृतियों में भी ज्ञानवापी कुंड को मंदिर का हिस्सा दिखाया गया है, जहां जाकर भक्त संकल्प लेते हैं और संकल्प पूरा होने के बाद फिर से ज्ञानवापी आते हैं और पंडित उनका संकल्प छोड़वाते समय कहते हैं कि हे ज्ञानवापी के पीठाधीश्वर, मैं पंचकोसी परिक्रमा यात्रा कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से आपको समर्पित करते हुए मेरे प्राण छूटे तो आपकी शरण प्राप्त हो। अब ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, इसको कहा जा रहा है ये पंचकोसी परिक्रमा के लिए होती थी। तो सारे मैप, पंचकोसी परिक्रमा, ज्ञानवापी, सारा जिक्र जो है वो हिंदुओं के साथ मिलता है। कैसे? काशी की पंचकोसी परिक्रमा का सनातन में बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 25 कोस के क्षेत्र में 33 कोटि यानी करोड़ देवताओं का वास है। औरंगजेब के मंदिर तोड़वाने के 125 साल बाद इसका पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्या बाई ने करवाया था। सन 1777 में अहिल्या बाई ने ज्ञानवापी के बगल में दोबारा विश्वनाथ मंदिर बनवाया। सन 1828 के आसपास नेपाल के राजा ने मंदिर परिसर में नंदी की स्थापना करवाई। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को सोने से मढ़वाया था। ये सब अभी वाला जो आप काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। एक इतिहास यह भी है कि 18वीं सदी के दौरान मराठा सरदार मल्हार राव ने बहुत कोशिश की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मुस्लिम वाजिब मुआवजा लेकर वहां पर विश्वनाथ मंदिर दोबारा बना दे। यह भी एक किस्सा सुनने को मिलता है। लेकिन अंग्रेज मस्जिद तोड़कर मुस्लिम समाज का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहते थे। अब आपको एक जजमेंट के बारे में बताता हूं। हमने जब रिसर्च की, चीजें खंगाली कि भाई क्यों लोग इतने प्रश्न उठाते हैं, तो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1936 में कोर्ट भी पहुंचा था, यह पता चला। तब मुस्लिम पक्ष ने पूरे परिसर को मस्जिद करार देने की अपील की थी।
इस पर 1937 में वाराणसी जिला अदालत ने जो फैसला सुनाया था वो आपको जानना चाहिए। अदालत ने मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। जज ने यह भी लिखा कि एक ही विश्वनाथ मंदिर है और वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही है। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर एएस ऑल्टेकर का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों को कोट करते हुए बताया था कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। हर जगह वही रेफरेंस मिलता है, ज्योतिर्लिंग का जिक्र मिलता है, ज्ञानवापी का जिक्र मिलता है। नंदी किधर देख रही हैं, इसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठता है, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए, नंदी शिव की तरफ ना देख रही हो, शिवलिंग की तरफ ना देख रही हो, यह कैसे हो सकता है? तो लोगों के मन में प्रश्न ऐसे ही नहीं है, इस बात को समझिए। सर्वे की मांग ऐसे ही नहीं है, इस बात को समझिए। धमकाने से आप क्या करेंगे? आप माहौल खराब होगा या ये लगेगा कि भाई माहौल खराब हो सकता है तो मामला थोड़ी देर के लिए दब जाएगा, लेकिन ये प्रश्न नहीं दबेंगे। एक बार वीडियोग्राफी हो जाए पूरे परिसर की, सर्वे हो जाए, क्या दिक्कत है इसमें? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अगर मस्जिद ही मिले और कुछ मिले ही नहीं, हमेशा के लिए भी बात खत्म हो जाएगा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? लेकिन आप देखिए कि ऐसे ऐसे अगर किस्से मिल रहे हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं और पूरी बातें मिल रही हैं, तो लोग तो कहेंगे ना भाई। आपको जो पंचकोशी परिक्रमा का दिखा रहा था, उसकी एक तस्वीर देखिए, डालिए जरा इधर, जो आपको परिक्रमा के बारे में बता रहा था। ये पुरानी कलाकृति दिखा रहा हूं, इसको भी देखिए आप। ये भी पुराने जमाने की जो कलाकृति है, इसको अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे, यहां आपको शिवलिंग दिख रहा है, मुख्य शिवलिंग। जो पुराना मैप दिखा रहा था उसमें बीच में आपको जो शिवलिंग दिखा रहा था, ये पुरानी तस्वीरों में भी दिखता है कि यहां पर देखिए, यहां मंदिर है, यहां मंदिर है, यहां मंदिर है, यहां मंदिर है, यहां नंदी है, और नंदी किस तरफ देख रही हैं? शिवलिंग की तरफ। ये देख रहे हैं आप, ये नंदी किस तरफ देख रही है? इस पुरानी, सदियों पुरानी तस्वीर में जब किसी ने बनाया है ये पंचकोशी परिक्रमा, ये देखिए, ये चारों तरफ जो दिखाया है, ये पंचकोशी परिक्रमा दिखाई है, ये पंचकोशी परिक्रमा। तो उसने उस जमाने में जो तस्वीर बनाई, उसमें नंदी को इधर दिखा रहा है। और जरा आज वाली तस्वीर डालिए, जिसमें नंदी जी के पीछे जो है वो आज दिखता है कि मंदिर पीछे है। यहां आप देख रहे हैं, यहां शिवलिंग सामने दिखता है। और जरा वो वाली तस्वीर डालिए जिसमें नंदी हैं और पीछे आपको मंदिर दिख रहा है, जरा एक बार डालिए। अभी आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एकदम से बोल दिया तो वो निकाल रहे होंगे अभी। हाँ, ये नहीं, काशी विश्वनाथ वाली। ये तो आपको रेफरेंस के लिए मैंने दिखाया था कि नंदी जी के सामने ही शिवलिंग होता है। काशी विश्वनाथ की अभी वाली तस्वीर दिखाइए। ये मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं, और अभी, अरे डालिए भाई जल्दी से। काशी विश्वनाथ में जो अभी आपको दिखा रहा था, ये काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया। ये अभी जो बन गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। छोड़िए, रहने दीजिए, अब आप इतना ढूंढ रहे हैं तो रहने दीजिए। खैर, मैंने अभी आपको दिखाया था, नहीं देखा जिन लोगों ने, वो थोड़ा सा पीछे जाके देख लेंगे। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का ये आपको तस्वीर दिखा रहा था, इसको डालिए था। हाँ, ये आ गया ना अभी। ये देखिए, उसमें किधर देख रहे थे नंदी जी? यहां सामने। इधर सामने क्या था? शिवलिंग था। अभी इसमें आपको काशी विश्वनाथ किधर दिख रहे हैं? नंदी जी के पीछे। तो लोग नहीं पूछेंगे, आएगा ना इधर सवाल तो मन में आएगा ना। सच लोगों को जानने का अधिकार है ना, और सवाल ऐसे ही नहीं आ रहा। कुछ कुछ चीजें मिल रही हैं, कुछ तार जुड़ते हैं तो आ रहे हैं। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि कोर्ट को भी चाहिए, मुस्लिम समुदाय के भाइयों को भी चाहिए कि भाई अगर हिंदुओं के मन में प्रश्न आ रहा है तो एक बार आइए, देख लीजिए, सब देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए, एक बार वीडियोग्राफी कर लीजिए, कुछ नहीं है यहां, दिखा दीजिए, क्या जाता है। इससे भाईचारा और बढ़ जाएगा। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद बहुत पुराना है। 1809 में इसी विवाद के कारण बनारस में दंगे भी हुए। ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर 1809 में बनारस में दंगा हुआ था। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था। कलकत्ता की वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने बनारस के तब के मजिस्ट्रेट वॉटसन से दंगों का कारण पूछा।
वॉटसन ने दंगे का मुख्य कारण औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने को बताया था। वॉटसन ने विवाद सुलझाने के लिए एक सुझाव भी दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि ज्ञानवापी परिसर से मुसलमानों को हटा देना चाहिए। कैसे कैसे जिक्र मिल रहे हैं कि दंगे हुए और तब कहा गया कि देखिए यहां पे मस्जिद बना दी है, इसलिए यहां पे दंगे हो रहे हैं, आप मुसलमानों का यहां से अधिकार हटा दीजिए तो दंगे नहीं होंगे। यह भी अपने आप में एक लोगों के मन में है ना कि भाई अंग्रेजों के जमाने से कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने यहां मस्जिद बना दी थी। इसमें आज के लोगों का रोल नहीं कह रहा हूं, औरंगजेब का यही व्यवहार था, उसका यही था कि मंदिर तोड़ो, सब तहस नहस कर दो। लेकिन आज आप जिस भारत में रहते हैं, जहां राम मंदिर की लड़ाई भी अदालत से लड़कर और उसके बाद राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, इतने साल खिंचा, अब इतने साल से लोग कहते हैं कि एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो वो क्या गलत कहते हैं? इतने सबूत, इतने रेफरेंसेस इतिहास में मिलते हैं जो सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या एक बार के लिए, हमेशा के लिए दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाना चाहिए? सोचिएगा। पाठशाला में अब राहुल गांधी का चैप्टर, जिनका एक वीडियो बड़ी चर्चा में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो विदेशी दौरे पर वहां के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं, देश की तरक्की की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी, जो विदेशी दौरे पर जाकर वहां प्राइवेट पार्टी कर रहा है। राहुल गांधी आजकल नेपाल में है, वो वहां एक नाइट क्लब में पार्टी कर रहे थे, तभी उनका एक वीडियो बन गया और वो वीडियो आज वायरल हो गया। राहुल गांधी का ये वीडियो नेपाल के काठमांडू के क्लब लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स का है। जैसे ही राहुल गांधी का वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस की पूरी फौज सफाई देने पर आ गई। कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीनिवास बीपी ने एक एक करके 3 ट्वीट कर दिए। श्रीनिवासन ने राहुल गांधी के दौरे को प्राइवेट बताया और लिखा कि काठमांडू के एक निजी दौरे पर शादी कार्यक्रम में जाना अपराध है क्या? और बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाना कट्टर देशभक्ति है क्या? मतलब वो सीधा पीएम नरेंद्र मोदी पर आ गए कि पीएम भी तो पाकिस्तान गए थे। अरे पीएम पाकिस्तान गए थे वहां भारत के रिश्ते को सुधारने के लिए, दोनों देशों के बीच बेहतर स्थिति बनाने के लिए, और वहां जाने का नतीजा यह रहा कि दुनिया आज भी यह मानती है कि इंडिया ने कोशिश की, पाकिस्तानी बेगैरत था। और इसीलिए जब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ठोका तो कोई इंडिया से सवाल नहीं पूछ सका, क्योंकि सबको दिखा। इतनी बड़ी पोस्चरिंग नरेंद्र मोदी ने कर दी कि ये तो चाहते थे कि चीजें सुधरें, यही नहीं सुधर सकता, ये नालायक पाकिस्तान है। तो उसको आप कंपेयर करते हैं वहां नेपाल में एक पार्टी करते हुए राहुल गांधी की तस्वीर से। अच्छा, उस पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए ना पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसके कार्यक्रम में गए हैं उससे दिक्कत है, जो अभी आपको बताऊंगा। फिर दूसरे ट्वीट में श्रीनिवासन ने आरएसएस पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी को बचाने के लिए कहां कहां गए ये लोग, देखिए। लिखे कि संगियों, तुम्हें कोई शादी कार्यक्रम में नहीं बुलाता तो किसी और के शादी विवाह के कार्यक्रम में जाने में इतनी जलन क्यों? शादी विवाह के कार्यक्रम में जाएं, जितना मन नाचें, वहीं रह जाएं। दिक्कत इससे नहीं है कि कोई बुलाता या नहीं बुलाता है, दिक्कत इससे है कि जिसने बुलाया वो कौन है। अभी आगे बताऊंगा वो कौन है। तीसरे ट्वीट में श्रीनिवासन ने राहुल के दौरे को प्राइवेट बताते हुए पूरा कार्यक्रम का ब्यौरा दिखाया, तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। एक बार सुरजेवाला साहब को भी सुनिए, फिर आगे बताता हूं किसकी शादी में गए हैं। मैंने आज सुबह चेक किया, तब तक इस देश का कानून ये था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते हैं। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। कैसे लोग बात घुमाते हैं आप देखिए। शादी ब्याह में जाने से जैसे मना किया जा रहा हो। अरे शादी ब्याह में जाइए, खुद भी शादी कीजिए, देश तो इंतजार कर रहा है। शादी ब्याह में जाने से मना नहीं कर रहे हैं, किसकी शादी में गए हैं उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और किसकी शादी में गए हैं अभी बताऊंगा। नेपाल में राहुल गांधी की इस पार्टी के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं।
राहुल गांधी सोमवार को नेपाल के काठमांडू पहुंचे। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट से शाम 4:40 पर काठमांडू पहुंचे थे। राहुल के साथ 3 और लोग मौजूद थे। राहुल गांधी अपने दोस्तों के साथ काठमांडू के मैरियट होटल में ठहरे हुए हैं। नेपाली मित्र सुमनिमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए काठमांडू गए। सुमनिमा के पिता भीम उदास के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए निमंत्रण दिया था। CNN की पूर्व संवाददाता सुमनिमा की शादी नीमा मार्टिन शेरपा से हो रही है। आज शादी हयात रेजिडेंसी होटल में रिसेप्शन है। सुमनिमा के पिता के मुताबिक कुछ और भारतीय VVIPs भी शादी के लिए काठमांडू पहुंचे हैं। राहुल गांधी के प्राइवेट पार्टी पर सफाई देने वाली यह वही कांग्रेस है जिसने कल प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए थे। जो अभी समझा रहे थे कि शादी में जाना गुनाह है क्या, वो कल क्या कह रहे थे? कल कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट लिखा था कि देश में संकट छाया है मगर साहेब को विदेश भाया है। मतलब पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर गए हैं, उस पर तंज कस रहे थे। देश के प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, देश की बात कर रहे हैं, तो उस पर तंज होगा। और राहुल गांधी, अभी फिर बताने वाला हूं, थोड़ा भी सस्पेंस क्रिएट किया हुआ हूं, किसकी शादी में गए हैं वो सुनिएगा तो कहिएगा कि क्यों ना प्रश्न पूछा रहे। ये वही कांग्रेस है जिसने कई मौके पर पीएम मोदी के विदेश दौरे से लेकर सूट पहनने पर सवाल उठाए। यानी जो देश हित के लिए विदेश दौरे पर गया उस पर सवाल उठाते हैं। अपना खुद नेपाल में प्राइवेट पार्टी करता नहीं दिखता है। ठीक है, प्राइवेट पार्टी में जाने का हर किसी को हक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश हित के लिए विदेश दौरे पर जाते हैं तो आप सवाल उठाते हो। अपनी विदेश में प्राइवेट पार्टी को जायज ठहरा रहे। राहुल गांधी देश पर सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी के नेता हैं, तो फिर क्या राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? राजस्थान में क्या हो रहा है और राहुल गांधी वहां है। देश में संकट छाया है मगर साहेब को विदेश भाया है कहने वाले को राजस्थान में सरकार उन्हीं की है, लेकिन दिखता नहीं राजस्थान में क्या हो रहा है। 2 तस्वीरें देखिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आधी रात में जोधपुर में हिंसा हुई, पथराव हुआ, आगजनी हो गई। और दूसरी तरफ उसी वक्त रात में नाइट क्लब में राहुल गांधी पार्टी में बिजी। प्रशांत किशोर इसी बदलाव की बात कर रहे थे ना। आप कह सकते हैं राहुल गांधी जब गए होंगे तब उनको थोड़ी पता था जोधपुर में क्या हो रहा। सही बात है, लेकिन जब पता लग गया तो कौन सा वापस आ गए? कौन सा उन्होंने जोधपुर पर ट्वीट कर दिया? कौन सा उन्होंने संदेश दे दिया? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या राहुल को उस पर फोकस नहीं करना चाहिए? अशोक गहलोत आकर कहते हैं पीएम मोदी बोले तो शांति स्थापित हो जाएगी। करौली के बाद यही ना बोले थे। राहुल गांधी बोलेंगे तो शांति स्थापित नहीं होगी। अशोक गहलोत को राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है। राहुल गांधी का हो या फिर सोनिया गांधी का, जोधपुर की घटना पर कोई बयान ही नहीं आया। राहुल गांधी जिस पार्टी में गए, जिस शादी में गए, अब जरा उसके बारे में सुनिए। राहुल गांधी उस दोस्त की शादी में गए हैं जिसने हमारे देश के खिलाफ हो रही साजिश को हवा दी थी। राहुल गांधी सुमनिमा उदास की शादी में गए। ये वही सुमनिमा उदास है जिसने मई 2020 में जब नेपाल ने विवादित नक्शा पेश किया था, जिसमें भारत के हिस्से को नेपाल का हिस्सा बताया गया था, उसे सेलिब्रेट किया था। कहा था ये तो नेपाल को बहुत पहले कर देना चाहिए था, दशकों पहले। ये वो सुमनिमा उदास है जो भारत के हिस्से को नेपाल का बताने पर जश्न मना रही थी। और राहुल गांधी आज उसी महिला मित्र के कहने पर, उसी महिला मित्र जिसने नेपाल के मानचित्र को सही बताया था और भारत के हिस्से को नेपाल का बताया था, उसी महिला मित्र की शादी में शामिल होने चले गए। जो देश विरोधी बात कर रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है, देश को बांटने की बात कर रहा है, राहुल गांधी उसके खिलाफ खड़े होने की बजाय, उसके शादी का कार्ड आने पर पलट के कहने के बजाय कि मैं आता दोस्त लेकिन अब हमारी दोस्ती रही नहीं क्योंकि तुम भारत के हिस्से को अपना बता रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, वहां चले गए, पार्टी कर रहे हैं। और भारत के पत्रकारों को तो आप बहुत ज्ञान देते हैं, मीडिया को ये, मीडिया को वो। आप वहां की मीडिया को कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी दोस्त है इसलिए। राहुल की ये महिला मित्र CNN में इंटरनेशनल रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या जिस पार्टी को कांग्रेस प्राइवेट बता रही है, क्या वो देश विरोधी की शादी में जाना देश के लिए खतरनाक नहीं? और राहुल गांधी के लिए विदेशी दौरा ये पहली बात नहीं है।
आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनको हर कुछ दिन पर विदेश जाने की जैसे तलब सी मचती हो। जैसे दिसंबर 2019 सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान राहुल गांधी दक्षिण कोरिया चले गए थे। नवंबर 2019 महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन होना था, राहुल के विदेश दौरे के चलते कांग्रेस ने 2 बार कार्यक्रम टाला क्योंकि ये भाई साहब विदेश में थे। महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं, रोज ट्वीट करते हैं, ये नहीं बताते कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैट नहीं घटा रहे ताकि पेट्रोल सस्ता हो सके। मुद्दा रोज बनाते हैं, लेकिन जब महंगाई पर प्रदर्शन की बात थी तो 2 बार टालना पड़ा कांग्रेस को क्योंकि राहुल गांधी विदेश में थे। अक्टूबर 2019 कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था, राहुल विदेश दौरे पर चले गए। मई 2014 मनमोहन सिंह का विदाई भोज था, समारोह था, राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए। कई बार तो ऐसा होता है कार्यक्रम में ढूंढो कहां है राहुल गांधी तो पता चलता है विदेश में। फरवरी 2015 बजट सत्र से पहले राहुल छुट्टी पर चले गए, विदेश दौरे पर। फरवरी 2019 शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार था, राहुल गांधी शामिल ही नहीं हुए। 2014 लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल जून में 2014 में विदेश चले गए। अच्छा, हारने के बाद भी लोगों को रिलैक्स की जरूरत होने की जरूरत पड़ती है। लोग सोचते हैं जीतने के बाद बहुत मेहनत किया है इसलिए रिलैक्स होने गए। अरे हारने वाला भी तो मेहनत करता है, उसको भी तो रिलैक्स होना है। 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव मतदान से कुछ वक्त पहले ही वो विदेश दौरे पर चले गए। 2016 में दिसंबर में उत्तराखंड और यूपी विधानसभा चुनाव था, नया साल मनाने राहुल गांधी विदेश चले गए। 2018 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद राहुल सोनिया विदेश दौरे पर चले गए। मंत्रालय बंटवारे में इसी की वजह से देरी हो गई। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यहां कहावत है, प्राण जाए पर दौरा ना जाए, विदेशी दौरा ना जाए। पार्टी चली जाए पर विदेश दौरा ना जाए। पार्टी चली जाए पर पार्टी जारी रहनी चाहिए, पार्टी ना जाए, वो वाली पार्टी। 2016 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से उससे पहले राहुल विदेश दौरे पर चले गए। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के बारे में सुनिएगा तो आपको ईर्ष्या हो जाएगी। आप हो सकता है कह दे, भगवान मेरे को अगले बार राहुल गांधी बना के पैदा करना। इतनी छुट्टी, अगर नौकरी करते राहुल गांधी तो इनका बॉस जो है वो लीव एप्लीकेशन जो है अप्रूव करते करते पगला जाता। इतनी छुट्टी लेते। गृह मंत्रालय ने जो 2019 में जानकारी दी, 2019 का बता रहा हूं, कि 2015 से 2018 के बीच ये 247 विदेश यात्राएं राहुल गांधी ने की। 247। ये राहुल गांधी की छुट्टी के बारे में आपको बता रहा हूं। मुझे तो लगता है ये जाते होंगे तो एयरपोर्ट पर लोग पहचान जाते, अरे राहुल जी बड़े दिन बाद आए। अरे बहुत दिन बाद कहां, अभी तो आया था। क्योंकि औसत निकालिएगा इसका तो एक साल में औसतन राहुल गांधी का, अगर आप इसका देखिएगा, औसतन एक साल में राहुल गांधी ने कितनी विदेश यात्राएं की? 62 विदेश यात्रा। बाप रे बाप, 62 विदेश यात्रा। और हर महीने का औसत निकालिएगा, औसतन हर महीने इन्होंने कितनी यात्रा की? अगर इसका एवरेज निकालिएगा, हर महीने इन्होंने 5 विदेश यात्रा की। भाई साहब, अगर मैं तो कहता हूं, अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते, ये ज्योग्राफी के टीचर होते। इतना घूम लिए हैं, ऐसे ग्लोब घुमाते कि यहां गया हूं, फिर घुमाते यहां गया हूं। ये हाल है इनका। 247 विदेश यात्रा। और एक बार फोटो डाले थे कि जेब फटी हुई थी कुर्ते की। फटे कुर्ते की जेब वाला 247 विदेश यात्रा कर ले रहा है। हम लोग इस साल में एक नहीं जा पा रहे। बोला था मैंने, आपको लगेगा कि कौन कैसे भगवान राहुल गांधी बनाते। खैर देखिए, विदेश जाएं, पार्टी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उनकी पार्टी को नहीं है तो देश की जनता को क्यों होगी? लेकिन जो देश के खिलाफ बोलता है सर, कम से कम उसकी शादी अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि कभी आप उसमें जाएंगे, कभी डोकलाम में विवाद चलेगा तो चीन के एम्बेसडर की पार्टी में चले जाएंगे।
ये सब चीजें आपके इमेज को खराब कर देती है। लोगों का आप पे से विश्वास जो उठ गया है वो और उठ जाता है। पाठशाला में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक स्पेशल चैप्टर। राहुल गांधी विदेश में पार्टी कर रहे हैं, दूसरे नेता क्या कर रहे हैं भाई, वो भी देख लीजिए। मोदी जी का तो बता दिया, यूरोप के दौरे पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने उत्तराखंड पहुंचे। और राहुल गांधी, आपको यह भी बता दूं, योगी आदित्यनाथ से 2 साल बड़े। 5 साल बाद योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव पहुंचे। 5 साल बाद। यहां राहुल गांधी का हर महीने 5 विदेश दौरा बन रहा है, इनका 5 साल में पहला दौरा बना है। अपने परिवार के पास समय निकाल के जा पाए, अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। कोरोना के संकट के समय इनके पिता का देहांत हो गया था, तो अपनी जिम्मेदारी बतौर मुख्यमंत्री निभाने के लिए, प्रोटोकॉल न तोड़ने के लिए नहीं गए अंतिम संस्कार। इतने बड़े राज्य को संभालने की जिम्मेदारी थी, इसलिए अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं गए थे। ये थे योगी आदित्यनाथ। यहां कुछ लोगों का विदेशी दौरा ही खत्म नहीं हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां सावित्री के आज पैर छुए। संन्यास लेने के 28 साल बाद योगी आदित्यनाथ अपने गांव में रात गुजारेंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ अपने गांव गए थे। 20 अप्रैल 2020 को कोविड के दौरान योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया था। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए थे। सालों बाद अपनी मां से मिलने के दौरान योगी आदित्यनाथ भावुक भी हो गए। देखिए वो लम्हा। उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए एक और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसे भी नेता हैं, वैसे भी नेता हैं, सोचिएगा। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात फिर मुलाकात होगी 8:55 पर। अटेंडेंस बिल्कुल टाइम पर लेता हूं, समय पर आइएगा और जो पाठशाला में नहीं आए हैं उन्हें लेकर आइएगा। नमस्कार।